हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और आपके लिए लास्ट में कुछ स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का ये 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो पीएम मोदी ने इसको जो है आयोजित किया है, तो याद रखेंगे ये जो है 7वां संस्करण होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा 2024 के जरिए जो स्टूडेंटों से बात की, तो यह जो संस्करण है ये 7वां संस्करण है इनका। तो याद रखें, परीक्षा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी द्वारा स्टूडेंट के मन से परीक्षा के डर और तनाव को कम करने के लिए टिप्स शेयर किए गए हैं। और इस परीक्षा में चर्चा का ये पहला जो संस्करण हुआ था वो हुआ था 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। तो आपसे अगर पूछें कि परीक्षा में चर्चा का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया, तो 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर एक बार डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, तो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये योजना लेकर आया हूँ। तो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है इसका शुभारंभ जो होता है 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से इसका शुभारंभ होता है, याद रखेंगे। और इसका जो उद्देश्य है, पारंपरिक जो शिल्पकार हैं और कारीगर हैं उनके लिए 30 लाख जो परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को भी इसमें शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसमें 1 करोड़ घरों का पर जो रूफटॉप मतलब सोलर ऊर्जा स्थापित किए जाएंगे। कितने? 1 करोड़ घरों पे। तो यह बात याद रखेंगे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत जो 1 करोड़ घर हैं उन पे रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित किए जाएंगे। और यह योजना का जो लक्ष्य गरीबों और मध्यम वर्गों के लिए है, जिस पर बिजली बिल को कम करने के साथ साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जाएगा। तो ये बात ध्यान देना। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इसका फीडबैक भी बताएं। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। यहाँ पर थोड़ा जो पिक है वो थोड़ा गलत मेंशन हो गई है, तो ध्यान देना। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला है प्राकृतिक चिकित्सा जो है अस्पताल, तो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो पूर्वोत्तर भारत का है। तो पूर्वोत्तर भारत में जो असम राज्य है वहाँ पर ये शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके बारे में। जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने पूर्वोत्तर भारत डिब्रूगढ़ जो असम में है में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के निर्माण की शुरुआत यहाँ पर की है। और इस अस्पताल की जो लागत है लगभग 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। मतलब इसमें जो लागत आने वाली है लगभग 100 करोड़ के आसपास इसकी लागत होने वाली है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तरीके से
या तकनीकी के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस जो है अस्पताल में। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं असम के बारे में, क्योंकि असम आया है तो यहाँ पर असम के बारे में जानना जरूरी है। असम की राजधानी सभी को पता होगी। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। और मैंने मुख्यमंत्री आपको बताया ही, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं, याद रखना इनका नाम, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपसे असम के जो विधानसभा सीटें पूछें तो 126 सीटें हैं। असम के विधानसभा की सीटें 126 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें 14 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें जो हैं 7 सीटें हैं। ठीक है, तो लोकसभा की आधी सीटें हैं राज्यसभा की, तो ये बात याद रख लें। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो दोस्तों है क्या? गैंडा। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है गैंडा, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं असम के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पर जो है एक बार नज़र डालते हैं। तो असम में जो 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो सातों को हम जानेंगे। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, और ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और देहिंग पटकई राष्ट्रीय नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो है 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मैंने सातों को सातों आपको बता दिया है, तो एक बार जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये असम से संबंधित सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी अफ्रीकी गुट जो इकोवास से किन देशों को निलंबित कर दिया गया है? तो इकोवास से किन देशों को निलंबित कर दिया गया है? नाइजर, माली और बुर्किना फासो। यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर है। तो अफ्रीकी गुट इकोवास से ये देश को अलग कर दिया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है सैन्य तख्ता पलट हुआ है, और इसी वजह से जो है इन तीनों देश को यहाँ से, जो यहाँ का जो गुट है इकोवास, यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, नाइजर और माली और बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी जो है वापसी की घोषणा कर दी है। और ये जो है जुलाई में, आपसे बताएं कि जुलाई में जो नाइजर, 2022 में बुर्किना फासो और 2020 में माली सैन्य तख्ता पलट के बाद से इकोवास और 3 देशों के बीच संबंध जो है तनावपूर्ण हो गए थे, और इसीलिए ये देश यहाँ से निलंबित हो गए हैं, तो याद रखना। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पश्चिमी जो है अफ्रीकी राज्यों का जो आर्थिक समुदाय है, तो ये इकोवास, तो किसका है? ये पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है इकोवास। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो इकोवास है ये पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक यहाँ पर संघ है ये इकोवास। तो इसमें 15 देश हैं, तो याद रखना कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका के यहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है अबूजा, नाइजीरिया में स्थित है इसका मुख्यालय इकोवास का। और इसकी जो स्थापना होती है इस संगठन की इकोवास, तो होती है 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों याद रखना। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और ये 4 नंबर क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन, सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है राजस्थान, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो सांभर महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है राजस्थान में, तो याद रखेंगे दोस्तों। ये डिप्टी जो राजस्थान के डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के सांभर झील में सांभर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये सांभर झील राजस्थान में है, ये भी याद रखेंगे। तो वही सांभर झील में जो है इस सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है, और 3 दिवसीय है सांभर महोत्सव, जो कि 26 जनवरी को शुरू होता है और 28 जनवरी को समाप्त होता है। तो ये 26 जनवरी को आयोजित किया गया है और 28 जनवरी को जो ये समाप्त होता है। तो ये 3 दिवसीय महोत्सव था, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सांभर झील के बारे में। यह जो सांभर झील है ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने फ़ोटो मेंशन कर दिया है, तो याद रखेंगे।
तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और 1990 में जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक जो है आई भूमि घोषित की गई है। तो आई भूमि इसे घोषित कर दिया गया है और सांभर झील को 6 नदियों से पानी मिलता है। तो ये भी याद रखेंगे, 6 नदियों से। कौन कौन से नदियों से पानी मिलता है सांभर झील को? वो मिलता है समोद से, खारी से, मंथा से, खंडेला से और जो मिर्था है और रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ यहाँ से पानी इसे मिलता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं। तो कौन कौन सी झीलें हैं राजस्थान में जानते हैं। राजस्थान में जो है दूध तलाई झील है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। फतेह सागर झील ये उदयपुर में स्थित है, याद रखेंगे। जयसंबंध झील ये भी उदयपुर में है। और आपसे पूछे कायलाना झील, कायलाना जो झील है ये जोधपुर में है। और फाय सागर झील ये अजमेर में है और जैत सागर झील ये बूंदी में है। तो ये राजस्थान की प्रमुख झीलें थी, याद रखना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि महदा, कैहान 2 और हाथफ-1 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? तो महदा, कैहान 2 और हाथफ-1 जो उपग्रह हैं ये ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं, ईरान ने कहा है कि उसने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जिसमें से एक रॉकेट भी छोड़ा गया है इसके द्वारा। और ईरान के जो सरकारी टीवी ने चैनल हैं इन पर उपग्रहों का महदा और कैहान 2 और हाथफ-1 नाम यहाँ पर दिखाया गया है। और यह जो प्रक्षेपण ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल को लगातार युद्ध जारी रहने को लेकर एक व्यापक पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया था, तब इसने यहाँ पर ये जो है जारी किया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान एक इस पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है ईरान, और इसकी जो राजधानी है वो है तेहरान। और राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा जो यहाँ की है वो है रियाल यहाँ की मुद्रा। और ईरान का जो प्राचीन नाम था वो था फारस। तो याद रखेंगे ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस। और कैस्पियन सागर तट और हिंद महासागर तट दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला ईरान दुनिया का एकमात्र देश है। तो ये बात आप थोड़ा इसे याद रखेंगे। कैस्पियन सागर और हिंद महासागर दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला दुनिया का मात्र एक देश जो है वो है ईरान। ठीक है। और ईरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। तो ईरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और यहाँ पर शिया जो मुस्लिम है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और आपसे पूछा गया है FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो जो 5S है महिला विश्व कप का खिताब जो है भारत को हराकर नीदरलैंड ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नीदरलैंड ने इस खिताब को जीत लिया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 5 जो FIS है मतलब FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण जो है ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे पहला संस्करण है और ओमान की राजधानी है मस्कट, यहाँ पर आयोजित किया गया था। और ये जो है 24 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक मस्कट ओमान में आयोजित किया गया है। और नीदरलैंड ने भारत के खिलाफ फाइनल मैच में जीतकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो नीदरलैंड ने भारत को हराकर फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट से कुछ करंट अफेयर। तो स्पोर्ट से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है एक बार चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद की जो तन्मय अग्रवाल हैं इन्होंने 147 गेंद में 300 रन बनाकर सबसे तेज
ट्रिपल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और जो दिव्यांश सिंह पवार हैं, इन्होंने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 253.7 अंक हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। और ये भी बता दें कि श्रीलंका जो है क्रिकेट से प्रतिबंध लगा था, तो ICC ने श्रीलंका क्रिकेट पर लगा प्रतिबंध को हटा दिया है। और जो जनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का पहला जो ग्रैंड स्लैम है, जो ग्रैंड स्लैम का पहला जो संस्करण है ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसका जो खिताब जो जीता है तो वो जीता है जनिक सिनर ने। तो याद रखेंगे, पहला ग्रैंड स्लैम है और इसने जीत लिया है। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीत लिया है। तो कौन जीता है? मनदीप जांगड़ा ने जीता है, अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब जीत लिया है। दोस्तों याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है और आपसे पूछा गया है सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो सैन्य अभ्यास जो है सदा तनसीक, जो सदा तनसीक अभ्यास है, इसका आयोजन जो है भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर है सऊदी अरब। याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। भारत और सऊदी अरब की जो सेना के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया है और ये जो अभ्यास है ये 29 जनवरी 2024 से राजस्थान में शुरू हुआ है। तो कब शुरू हुआ है? 29 जनवरी 2024 से राजस्थान में शुरू किया गया है। और यह जो आयोजन है 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में ये जो है अभ्यास आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास में जो है दोनों देशों के बीच अभ्यास अपने प्रकार का एक प्रथम युद्ध अभ्यास है। तो इन दोनों के बीच यह अभ्यास अपने तरह का एक प्रथम युद्ध अभ्यास है। और बता दें कि उद्देश्य इन दोनों देशों का है कि सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियों और अनुभव को साझा करना या सीखना, इनका जो है इस अभ्यास का उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर अल मुहाद अल हिंदी अभ्यास भी भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये जो अभ्यास है अल मुहाद अल हिंदी अभ्यास, तो ये सऊदी अरब और भारत के बीच ये भी अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इस अभ्यास को भी आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद है और मुद्रा यहाँ की रियाल है। तो राजधानी क्या है? रियाद है, मुद्रा रियाल है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, सऊदी अरब जो है ये हाल ही में जो रॉयल सऊदी नौसेना बल के जो चीफ स्टाफ हैं वो हैं एडमिरल फहद अब्दुल्ला एस और अल जो घोफैली हैं वो हैं। और ये है 10 से 13 जनवरी 2024 तक 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। तो 4 दिवसीय की आधिकारिक यात्रा पर ये भारत आए थे। तो ये जो है सऊदी अरब के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल हैं। तो याद रखें, तो ये जो है 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं और 10 से 13 जनवरी तक ये 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आएंगे। तो याद रखना। और अभिनेत्री जो आलिया भट्ट हैं, अभिनेत्री जो आलिया भट्ट हैं ये सऊदी अरब के जाय अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। तो सऊदी अरब के जो जाय अवार्ड 2024 से ये सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला आलिया भट्ट बन गई हैं। तो ये जो जाय अवार्ड है ये सऊदी अरब का अवार्ड है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अभ्यास के बारे में। ठीक है, आपसे पूछे कि अजय वारियर अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो अजय वारियर जो अभ्यास है ये भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। ठीक है, यूके, भारत और यूके। तो याद रखेंगे। आपसे पूछे कोप इंडिया अभ्यास, तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है, कोप इंडिया। आपसे अगर पूछे सिलीनेक्स, तो जो भारत और श्रीलंका के बीच सिलीनेक्स अभ्यास का आयोजित किया जाता है। और जो एफिनडेक्स है, एफिनडेक्स अभ्यास जो है ये भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच आयोजित की जाती है, जिसमें से 23 देश इसमें शामिल है।
तो अपेंडिक्स अभ्यास भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच आयोजित किए जाते हैं। आइए दोस्तों और भी जानते हैं, और भी अभ्यास है। आपसे पूछें फ्रिंजेक्स अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो फ्रिंजेक्स जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे। कोंकण एक्सरसाइज, कोंकण अभ्यास जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी अभ्यास। आपसे पूछें कि 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। आपसे पूछे सैन्य मैत्री अभ्यास, तो सैन्य मैत्री जो अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान इसका सही आंसर है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अति ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो 69 फिल्म फेयर अवार्ड है 2024 का, इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है 12 फेल को। तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, 12 फेल मतलब 12वीं फेल जो है इस मूवी को अवार्ड दिया गया है। तो याद रखेंगे। और जिस स्टूडेंट ने ये मूवी ना देखी हो तो एक बार ज़रूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की इसके बारे में। दोस्तों 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ है, और यह कार्यक्रम की मेज़बानी जो है वो करुण जौहर द्वारा की गई है। और फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के जो विजेता हैं वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लोकप्रिय फिल्म है वो है 12वीं फेल, इसे मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो बिंदु विनोद चोपड़ा को मिला है 12वीं फेल फिल्म के लिए। तो किसे मिला है? विधु विनोद चोपड़ा को ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इनको मिला है, और ये मूवी 12वीं फेल मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर जो है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में वो बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वो हैं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो हैं बेस्ट एक्ट्रेस हैं, और इन्हें जो है राकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ये अब जो है एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का आवाज़ आपसे पूछें तो रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। तो एनिमल जो मूवी है इसके लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे। आइए दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो होती है 1954 से इसकी शुरुआत होती है। फिल्म फेयर जो है पुरस्कार ये फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ ये पुरस्कार है, और तो याद रखेंगे। और ये जो है प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो समलेई मंदिर यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं ये जो समलेई मंदिर है, ठीक है, समलेई का मतलब होता है जो है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल जो है इनिटेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका जो है बताया गया फुल फॉर्म, और याद रखेंगे। और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक ने संबलपुर में समलेई परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? संबलपुर में। तो याद रखेंगे। और इस परियोजना में जो समलेश्वरी मंदिर का जो परिधीय है विकास है, और एक विरासत गलियारे का निर्माण और तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं मंदिर तक बेहतर पहुँच करें, मतलब पहुँच पाएँ, और महानदी के तट पर यह विकसित किया गया है। तो बेहतर सुविधा के साथ ये विकसित किया गया है। ठीक है, वहाँ पर पहुँचने के लिए तो ये नवीन पटनायक के द्वारा यहाँ पर जो है इसका जो है परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और यहाँ के जो सीएम है उड़ीसा के वो नवीन पटनायक हैं। तो याद रखें नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। समलेश्वरी मंदिर के बारे में खास बातें क्या हैं जान लेते हैं। यह मंदिर उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है, और ये जो है देवी समलेश्वरी को समर्पित ये जो है मंदिर है।
और जो समलेश्वरी मंदिर का है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के जो पश्चिमी भाग में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। और समलेश्वर जो है ये जो संबलपुर क्षेत्र जो है हीराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो संबलपुर क्षेत्र है ये हीराखंड के नाम से प्रसिद्ध है और ये महानदी के तट पर स्थित है। तो ये सारी बातें हैं, इससे याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य के जो प्रमुख मंदिर हैं, एक बार जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य में प्रमुख मंदिर देखिए, यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, तो सभी उड़ीसा राज्य के मंदिर हैं, एक बात याद रखेंगे। और ये जगन्नाथ मंदिर आपसे ये पुरी में है, सूर्य मंदिर ये कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है, मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भी भुवनेश्वर में है, राज रानी मंदिर ये कहाँ पे है, ये भी भुवनेश्वर में है। और जो है गलीचा मंदिर जो है ये भी पुरी में है। कहाँ पे है, पुरी में। और माँ जो ताराणी मंदिर है ये पुरुषोत्तमपुर में है। कहाँ पे है, पुरुषोत्तमपुर में है। माँ तारणी जो ताराणी मंदिर कहाँ पे है, पुरुषोत्तमपुर में स्थित है। और जो बैताल देउला मंदिर है तो ये भी भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये सभी प्रमुख मंदिरें हैं जो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। तो एक बार तो जरूर इसको ध्यान देना दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं उड़ीसा के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, महोत्सव हैं, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। कलिंग महोत्सव उड़ीसा का है। चंदन यात्रा कभी पूछे तो ये भी उड़ीसा का है। कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा का है। राजा परबा महोत्सव ये भी उड़ीसा का है। विषु संक्रांति उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मकर मेला और छऊ पर्व या नौखाई ये सभी जो हैं उड़ीसा के महत्वपूर्ण त्यौहार पर्व हैं। तो सभी को याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जो स्थापित किया जाएगा ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। तो याद रखें ये भारत का पहला, तो इसको याद रखेंगे जरूर, ये भारत का पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। तो भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर जो स्थापित किया जाएगा वो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और ये भारत का पहला है तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट कैंपस है ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। और IIT इंदौर द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने का जो प्रोजेक्ट तैयार जो हुआ है 2023 में, इसको मंजूरी मिली थी और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मंजूरी को भेजा गया था। दोस्तों उज्जैन सैटेलाइट कैंपस जो है ये पूरे भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में छात्रों, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी श्रमिकों को इससे द्वारा लाभ दिया जाएगा, ये इसके द्वारा लाभ मिलेगा। और IIT इंदौर है, इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 2009 में। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे। कब होती है दोस्तों, 2009 में जो है IIT इंदौर की स्थापना की जाती है। तो IIT इंदौर की स्थापना 2009 में होती है, तो याद रखेंगे। हाल ही में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उन पर एक बार चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में विश्व के पहले प्रोबेबल अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया है वो उसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है। तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है तो उसका नाम है आदित्य L1 मिशन, ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष कौन बनी है तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है तो ये बना है भारत अपना। देश के पहले सहकारी संचालित नौसैनिक स्कूल ये बना है मेहसाणा जो कि गुजरात में है, ठीक है। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट आपसे पूछे तो ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका चीन राइट आंसर है। और भारत का प्रथम टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए याद रखना दोस्तों, किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। कल की क्लास के रिवीजन करते हैं। आपसे पूछा गया था CSIR की गणतंत्र दिवस की झांकी ने किस कृषि क्रांति पर प्रकाश डाला है, तो ये बैगनी क्रांति पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए
देश के अलग अलग स्थानों से कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो ये चलाई जाएंगी आस्था स्पेशल ट्रेनें। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन बना है? तो यह बना है क्रूट्रिम बना है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक को UK का ब्लावटनिक पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 3 लोगों को, राहुल R को, नायर मेहुल मलिक को और डॉक्टर तन्मय भरत को, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया था कि डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। और दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने कितने तेज गश्ती पोत के लिए मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से अनुबंध किया है? तो 14 इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि हाल ही में वायुसेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया था? तो निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ था? तो भारत और ओमान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता हुआ था। और हरिशंकर भाभड़ा किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? तो ये थे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। दोस्तों आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं, और इसको जो है सभी दोस्त नोट डाउन करके रखेंगे। एक पतली सी कॉपी बनाएंगे, उसमें सभी ये जो है पॉइंट नोट डाउन करके रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जो है सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो है कन्याकुमारी। महाभारत के रचयिता आपसे पूछे तो यह है महर्षि वेदव्यास हैं। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य और या बोले कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। और सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान, और जापान को ही निप्पन नाम से जानते हैं, तो ये भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन, और आपको पसंद आया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कल का प्रश्न का। तो कल का आपसे प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सर्वेश काजी ने इसका राइट आंसर दिया है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के प्रश्न का। आज का हमारा आपसे प्रश्न है कि किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।